आज हम बात करेंगे 8.6 क्लॉज नंबर रिलीज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. So at appropriate stage, implement plant arrangement to verify that product and services requirement have been met. So सारी स्टेजेस के ऊपर हमें ऐसा अरेंजमेंट करना है कि हम वेरीफाई करें प्रोडक्ट की एंड सर्विसेज की रिक्वायरमेंट मीट कर रही है स्पेसिफिकेशन. Do not release the product or service until the plant arrangement have been completed unless otherwise approved by relevant authority and if required customer. So हम जब तक प्रोडक्ट या सर्विसेज को ओके या ओके नहीं करेंगे मीन्स रिलीज नहीं करेंगे जब तक हमारे सारे प्लांट अरेंजमेंट मीट ना हो जाए अदर देन द इफ द कस्टमर और रिलेवेंट अथॉरिटी इज गिवन ए अप्रूवल. So retain documented information or release of product and services like. So हमें information retain करनी है release करने के बाद product and services को. Evidence of conformity with the acceptance criteria. So specification के हिसाब से क्या हमारा product ठीक है. Traceability to the personal authority release. So जो person ने उसको okay किया है उसकी traceability उसके अंदर हो. So release of product and services. Before release and product services, ensure that the plant arrangement to verify the product services has been met. Ensure the documentation in line with the control plan. So जो documentation है वो control plan के हिसाब से product okay है कि नहीं है. Ensure the plant arrangement for initial release of product are in line with product and service approval requirement. So अगर हम initially जब हम first time इनिशियल ट्रायल रन कर रहे हैं तो उस वक्त भी अगर हम प्रोडक्ट और सर्विसेज को रिलीज कर रहे हैं फॉर द कस्टमर तो हमें ये देखना है कि वो सारी रिक्वायरमेंट मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है. इंश्योर द कंसर्न्ड पर्सन्स आर फुली ट्रेन्ड एंड कॉम्पिटेंट आफ्टर चेंज फॉलोइंग द इनिशियल रिलीज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस अप्रूवल. सो जो भी पर्सन उसको डिसीजन दे रहा है डिसीजन मेकर वो एटलीस्ट कॉम्पिटेंट हो और उसका कुछ ऑब्जेक्टिव एविडेंस हो कि वो ट्रेंड है. सो मे बी एक inspector or panel inspector or who is taking panel authorities has to be qualified through measurement system analysis. If he is doing a visual inspection so it has to be through attribute study. हम नॉर्मली प्रोडक्ट को सारी 100% डायमेंशंस को चेक नहीं करते. सो जो भी कस्टमर को जब हम पिकअप के दौरान सारी रिक्वायरमेंट्स को एज पर ड्राइंग जो ड्राइंग के अंदर चाइल्ड पार्ट के भी लिंक होते हैं एंड मटेरियल के भी लिंक होते हैं एंड प्रोडक्ट की पूरी स्पेसिफिकेशन होती है. सो हमें ड्राइंग को सारी वैल्यूडिंग करके और सारी डायमेंशन को हम वेरीफाई करते हैं ड्यूरिंग पीपैप इनिशियल अप्रूवल प्रोसेस. सो सेम रिपीट करना है हमें सम डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी जो कि कस्टमर ने फ्रीक्वेंसी डिफाइन की हुई है. अगर कस्टमर ने डिफाइन नहीं किया तो ऑर्गेनाइजेशन खुद डिफाइन करे सो दैट हम वेरीफाई कर सके कि आफ्टर सम टाइम प्रोडक्ट आज भी कस्टमर की ड्राइंग के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से चल रहा है कि नहीं चल रहा है. उसमें इंक्लूडिंग फंक्शनल टेस्टिंग और इंजीनियर मटेरियल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स सब कुछ हमें वेरीफाई करना है जो कुछ भी हमने कंट्रोल प्लान में डिफाइन किया हुआ है. क्योंकि रेगुलरली हम कंट्रोल प्लान में कुछ सारी डायमेंशंस को चेक नहीं करते हैं या हम इनिशियल जब रिसीविंग इंस्पेक्शन में सारी चीजें चेक नहीं करते हैं. तो हमें लिंक करना है कि हमने क्या सारी डायमेंशंस को वेरीफाई कर लिया है सो दैट वी कैन इंश्योर दैट कि आज भी प्रोडक्ट हमारा कस्टमर के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से चल रहा है. नाउ कम टू दी अपीयरेंस आइटम. जो प्रोडक्ट्स का अपीयरेंस आइटम में आते हैं लाइक इनर पार्ट्स या जो एस्थेटिक पार्ट्स हैं जिनसे कस्टमर का डायरेक्ट आई कांटेक्ट होता है तो उन पार्ट्स को हम अपीयरेंस आइटम या पार्ट्स कहते हैं जो कि डैशबोर्ड पे या अंदर या हमारी गाड़ी के आउटर्स जो कि डायरेक्टली कस्टमर की आई के ऊपर अटैच करता है. सो उसको हम अपीयरेंस आइटम कहते हैं. सो अपीयरेंस आइटम के लिए हमारे पास सारे रिसोर्सेज हो उसकी लाइटिंग हो और लाइटिंग प्रॉपर हो फॉर इवैल्यूएशन. ग्लॉस लेवल ठीक हो एटलीस्ट कम से कम 700 हो सो दैट की सॉरी ग्लॉस लेवल नहीं लक्स लेवल. सो एटलीस्ट फॉर द अपीयरेंस आइटम मिनिमम 700 तो होना ही चाहिए. एंड प्लस आल्सो जो भी हमने मास्टर्स रखे हैं जो कि कलर चेक के लिए ग्रे ग्लोस के लिए मेटालिक ब्रिलियंस टेक्सचर डिस्ट्रिक्ट ऑफ इमेज. सो और कोई भी हैपेटिक टेक्नोलॉजी और कोई भी मेथड जो हम कर रहे हैं सो उसके मास्टर की फ्रीक्वेंसी डिफाइन करें कि हम दोबारा कब मास्टर को वैलिडेट या चेक करेंगे और मास्टर किसने अप्रूव किया है किस डेट को किया है उसकी ड्यू डेट क्या है. सो मास्टर को हम रिटेन कैसे करते हैं. सो ये कंट्रोल करना जरूरी है.
एंड मेंटेनेंस एंड कंट्रोल ऑफ अपीयरेंस मास्टर, तो सेम मेंटेन करना है मास्टर्स को। मेंटेन एंड कंट्रोल ऑफ इवैल्यूएशन इक्विपमेंट, जो भी इक्विपमेंट हम यूज कर रहे हैं उसका इवैल्यूएशन मेथड क्या है। सो वेरीफाई दैट पर्सनल इन्वॉल्व इन इवैल्यूएशन आर कॉम्पिटेंट क्वालिफाइड टू डू सो। सो जो भी डिसीजन ले रहा है अपीयरेंस आइटम का, वो मैन पावर कॉम्पिटेंट है या नहीं है, इंस्पेक्टर या फाइनल इंस्पेक्टर, एंड इट हैज टू बी क्वालिफाइड थ्रू एट्रीब्यूट MSc. So verification and acceptance of conformity of external provided product and services. So organization to have a ensure quality and externally provided product process services using one or more of the following. So जो भी हमारा external हमारे suppliers जो हमें material दे रहे हैं, BOPs दे रहे हैं, so उसके अंदर से हमें at least इन नीचे जो 5 conditions है, इसमें से कोई ना कोई एक condition को वो meet करे. So हम जब receive करते हैं material को, तो सप्लायर या तो हमें स्टैटिस्टिकल डाटा दे रहा है, या हम जब हमारे पास लॉट आए तो हम उसका रिसीविंग इंस्पेक्शन कर रहे हैं या टेस्टिंग कर रहे हैं एज पर इंस्पेक्शन सैम्पलिंग प्लान, एंड और मे बी सेकंड थर्ड पार्टी असेसमेंट कर रहे हैं या हम सप्लायर का ऑडिट कर रहे हैं अगर DOL है तो, एंड उसकी जो डिलीवरी पार्ट्स हैं वो कंफर्म कर रहे हैं स्पेसिफिकेशन को या क्वालिटी प्लान को। पार्ट एवेल्यूशन बाय डेजिग्नेटेड लेबोरेटरी, सो मे भी हो सकता है कि कोई हमने लेबोरेटरी डिफाइन की हो, उसने उसको इवेल्युएट करके हमें पार्ट्स को दे रहा हो, या कोई और अरेंजमेंट है जो कि हमारे कस्टमर के साथ डिसाइडेड है। सो प्रायर टू रिलीज ऑफ एक्सटर्नल प्रोवाइडेड प्रोडक्ट, कंफर्म एंड कीप एविडेंस ऑफ कंफर्मिटी to the applicable statutory regulatory requirement, other requirement in the countries where there are manufacturer and customer identify country to destination. So अगर हमारे सप्लायर हमें कुछ प्रोडक्ट दे रहे हैं और या हम अपने कस्टमर को प्रोडक्ट दे रहे हैं, सो हमें ये ध्यान रखना है कि स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स मीट हो रही हो, जहां हम बना रहे हैं यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है वहाँ की कंट्री की, एंड जहाँ पर वो मटेरियल जाएगा जो भी हमें कस्टमर ने हमें बताया है कि कहाँ पर ये इसका फाइनल डेस्टिनेशन है, सो उन कंट्रीज की भी रिक्वायरमेंट मीट होनी चाहिए। एंड एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया टू बी, जो भी हमारे एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया वो डिफाइंड बाय द ऑर्गेनाइजेशन और अप्रूव्ड बाय कस्टमर इफ रिक्वायर्ड, और हमें एट्रीब्यूट स्टडी के केस में जीरो डिफेक्ट सैम्पलिंग मेथड लेना है कि हमने अगर 50 पीसों का विजुअल इंस्पेक्शन किया है या हमने सैम्पलिंग प्लान के हिसाब से वहाँ पे हमें एक भी पीस अगर डिफेक्टिव आता है तो हम पूरे लॉट को रिजेक्ट कर देंगे। सो कंट्रोल ऑफ नॉन कंफर्मिंग प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन मिलते हैं, जो भी डिजायर्ड लेवल ऑफ कस्टमर या ट्राइंग या हमारे कंट्रोल प्लान के हिसाब से, सो उसकी आउटपुट को जो रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर रहा है उसको हमें ये ध्यान रखना है कि उसका कोई यूज ना हो पाए या वो कस्टमर के पास चला ना जाए, सो उसे हमें प्रिवेंट करना है। सो टेक ए अप्रोप्रिएट एक्शन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ द नॉन कंफर्मिंग एंड इट्स इफेक्ट ऑन कंफर्मिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। सो हमें अप्रोप्रिएट एक्शन लेना है सो दैट कि वो नॉन कंफर्मिंग प्रोडक्ट का इफेक्ट कस्टमर को ना पड़े, एंड दिस इज आल्सो एप्लीकेबल टू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज डिटेक्टेड आफ्टर द डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट ड्यूरिंग और आफ्टर द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। सो ये एप्लीकेबल है हमारा सप्लाई करने के बाद हमने कस्टमर को डिस्पैच कर दिया है या सर्विसेज के टाइम पे भी। सो डील विद नॉन कंफर्मिंग इन मोर ऑफ द फॉलोइंग वेज, हमें कैसे उनको डील करना है नॉन कंफर्मिंग प्रोडक्ट को, उसकी करेक्शन करनी है, उसको ठीक करना है, सेग्रीगेट करना है, कंटेनमेंट करना है, रिटर्न और सस्पेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, अगर हमारे सप्लायर ने दिया है तो हम उसको रिटर्न कर सकते हैं, इन्फॉर्म द कस्टमर, सो हमें कस्टमर को बताना भी है, ऑब्टेन ऑथराइजेशन ऑफ फॉर एक्सेप्टेंस अंडर कंसेशन, अगर उसमें वो चल सकता है या उसके अंदर कंसेशन मिल सकता है तो उसकी हमें ऑथराइज पर्सन से उसका कंसेशन लेना है। कंफर्मिटी टू द रिक्वायरमेंट शैल बी वेरीफाइड व्हेन नॉन कंफर्मिंग आउटपुट आर करेक्टेड। सो अगर हमने कुछ करेक्शन कर दिया तो उसकी फिर हम दोबारा से हमें इंस्पेक्शन करके वेरीफाई करना है कि क्या वो अब स्पेसिफिकेशन के मीट कर रहा है या नहीं कर रहा है। कस्टमर ऑथराइजेशन फॉर कंसेशन, और हमें कस्टमर से डेविएशन लेना है बिफोर डिस्पैचिंग द प्रोडक्ट अगर वो मीट नहीं कर रहा है रिक्वायरमेंट को, और कस्टमर ऑथराइजेशन हमें राइटिंग में चाहिए, एंड इवन है कि हमने रिपेयर अगर किया है उस मटेरियल को तो इफ चाइल्ड पार्ट्स आर रीयूज्ड और चाइल्ड पार्ट सब कंपोनेंट यूज्ड टू बी क्लैरिटी कम्युनिकेटेड टू कस्टमर इन द डेविएशन नोट। सो डेविएशन नोट में हमें क्लियरली डिफाइन करना है कि हम किस चीज़ का ले रहे हैं,
चाइल्ड पार्ट का ले रहे हैं या सब कंपोनेंट का ले रहे हैं या पूरी कंप्लीट असेंबली का ले रहे हैं। एंड कस्टमर ऑथराइजेशन फॉर कंसेशन, उसका हमें रिकॉर्ड मेंटेन करना है, उसकी एक्सपायरी डेट मेंटेन करनी है। अगर कस्टमर ने बोला चलिए 1 महीने के लिए दे रहा हूँ, या उसने बोला कि 50,000 क्वांटिटी के लिए दे रहा हूँ, सो वो रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है। इंश्योर द कंप्लायंस विद ओरिजिनल स्पेसिफिकेशन आफ्टर द डेविएशन एक्सपायर। सो अगर टाइम या क्वांटिटी अगर एक्सपायर हो जाती है तो उसके बाद हमें उसको वापस से स्पेसिफिकेशन के हिसाब से मीट करके कस्टमर को डिस्पैच करना है। Material shipped with material under deviation to clearly identify on each shipment. This is applicable even on the purchase product. So हम अगर कोई dispatch under deviation के parts को कर रहे हैं तो उसके ऊपर clearly identified हो और shipment जब भी हम करें, और ये applicable है अगर हम supplier का material भी dispatch कर रहे हैं तो. So approve deviation request from supplier before forwarding that to customer. So हमें डेविएशन रिक्वेस्ट लेनी सप्लायर से भी, अगर वो हम कस्टमर को मटेरियल दे रहे हैं तो उससे पहले हमें कस्टमर से भी डेविएशन उसके उस चीज की भी लेनी है। सो कंट्रोल ऑफ नॉन कंफर्मिंग प्रोडक्ट, कस्टमर स्पेसिफाइड प्रोसेस comply with the acceptance applicable customer specified control for non conforming product. So non conforming प्रोडक्ट को कंट्रोल करने के लिए अगर कस्टमर ने कोई स्पेसिफाइड सिस्टम या मेथड या फॉर्मेट दिया है तो हमें उसी को फॉलो करना है। कंट्रोल ऑफ सस्पेक्टेड प्रोडक्ट, सो हमें इंश्योर करना है कि जो प्रोडक्ट अनआइडेंटिफाइड है या जिनका स्टेटस हमें क्लियर नहीं है कि ओके के नॉट ओके, सो उसको वैसे ही ट्रीट करना है जैसे कि हम नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट को ट्रीट करते हैं। इंश्योर ऑल अप्रोप्रिएट पर्सनल्स आर ट्रेन्ड फॉर कंटेनमेंट ऑफ सस्पेक्टेड एनसी प्रोडक्ट। सो जो भी अब सस्पेक्टेड और एनसी प्रोडक्ट को हैंडल कर रहे हैं वो पर्सन्स ट्रेंड हो फुल्ली और कॉम्पिटेंट हो। कंट्रोल ऑफ रिवर्क प्रोडक्ट, सो रिवर्क एंड रिपेयर की रिक्वायरमेंट मोर एंड लेस सेम ही है। डिफरेंस इतना होता है कि हम रिवर्क के केस में हम उसमें कुछ उसको करेक्ट मतलब सही कर रहे हैं पार्ट को, और रिपेयर के केस में हम उसको रीस्टेट कर रहे हैं उसी के स्पेसिफिकेशन में। रिपेयर नॉर्मली मेरे हिसाब से अगर वो प्रोडक्ट हमने डिस्पैच कर दिया और कस्टमर प्रोमाइसिस में या वो यूज होने के बाद आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन हो गया और हम उसको रीस्टेट कर रहे हैं स्पेसिफिकेशन में, तो उसे रिपेयर करते हैं। और डिस्पैच से पहले अगर हमें कुछ मालूम चल जाए कि इसके अंदर ओवर साइज है या कुछ आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन है और उसको हम फिर दोबारा से प्रोसेस करके उसको रिवर्क करके फिर उसको प्रोसेस को प्रोडक्ट को ठीक कर रहे हैं तो उसे हम रिवर्क कहते हैं। सो यूज रिस्क एनालिसिस टू असेस रिस्क इन रिवर्क प्रायर टू डिसीजन ऑन रिवर्क। सो उससे पहले हम रिवर्क करने से पहले रिस्क एनालिसिस करें। ऑब्टेन कस्टमर अप्रूवल प्रायर टू रिवर्क ऑफ प्रोडक्ट इफ रिक्वायर्ड बाय द कस्टमर। सो हम पहले कस्टमर से अप्रूवल लें रिवर्क करने से पहले या रिपेयर करने से पहले। ऑर्गेनाइजेशन टू हैव अ डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस फॉर रिवर्क with respect to control plan and relevant documents to verify compliance. So हमारे पास एक प्रोसेस होना चाहिए फॉर रिवर्क एंड रिपेयर एंड वो हमारे कंट्रोल प्लान में भी रिफ्लेक्ट हो और उससे रिलेटेड हम सारे एविडेंस रखें। इंस्ट्रक्शंस ऑफ डिसेंबल और रिवर्क, डिसेंबली और डी असेंबली और रिवर्क इंक्लूडिंग री इंस्पेक्शन एंड ट्रेसिबिलिटी टू यूटिलाइज बाय कंसर्न पर्सन। सो जब भी हम उसको डिसेंबल कर रहे हैं या रिवर्क कर रहे हैं तो उसके लिए प्रॉपरली इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए। रिटेन डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन ऑन द रिवर्क प्रोडक्ट इंक्लूडिंग क्वांटिटी, डिस्पोजिशन डेट, ट्रेसिबिलिटी इंफॉर्मेशन। सो जब हम वो एविडेंसेस अपने पास रिटेन करें कि हमने कितनी क्वांटिटी को रिवर्क किया है, उसको डिस्पोजिशन कैसे किया है, उसकी डेट क्या है और उसकी ट्रेसिबिलिटी इंफॉर्मेशन क्या है, और हम कोई भी रिवर्क एंड रिपेयर पार्ट को कस्टमर को डिस्पैच करने से पहले वो एक कंसर्न आदमी से, ऑथराइज आदमी से उसको फिर री वेरीफाई कराए। तो रिपेयर एंड रिवर्क की रिक्वायरमेंट मोर एंड लेस सेम है, डिफरेंस खाली डेफिनेशन ऑफ रिपेयर एंड रिवर्क का है। So customer notification, notify the customer immediately if non-conforming product has been shipped. Initial communication to be followed by detailed documentation of the event. अगर हमने कोई नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट कस्टमर को बाय लग भेज दिया है या शिपमेंट हो गई है तो हम उसका प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेशन रखें कि वो क्यों हुआ और क्या इवेंट था, उसकी हिस्ट्री और स्टोरी पूरी हमारे पास रिकॉर्ड होनी चाहिए। नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट का डिस्पोजिशन, हैव ए डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस। हमारे पास एक प्रोसेस होना चाहिए। डिस्पोजिशन का मतलब हम नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट का क्या डिसीजन ले रहे हैं, स्क्रैप कर रहे हैं, रिपेयर कर रहे हैं, रिवर्क कर रहे हैं,
सो उसका हमारे पास पूरा प्रोसेस होना चाहिए एंड वेरीफाई दैट द प्रोडक्ट स्क्रैप इज अनयूजेबल प्रायर टू डिस्पोजल। सो हम ये भी वेरीफाई करें कि हम जब प्रोडक्ट को स्क्रैप कर रहे हैं तो दोबारा यूज ना हो सके। एंड हमें नॉन कंफर्मिंग प्रोडक्ट को डाइवर्ट नहीं करना है, मतलब ऐसा नहीं कि एनजी प्रोडक्ट आ गए तो हम उसको सर्विस पे भेज दें बिना कस्टमर की अप्रूवल के। अगर कस्टमर अप्रूवल देता है तो हम सर्विस पे भेज सकते हैं। सो हमें डॉक्यूमेंट्स रिटेन करना है या डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि नॉन कंफर्मिटी है क्या, उसके अगेंस्ट में हमने क्या एक्शन लिया है, और अगर कोई कंसेशन लिया है या डेविएशन लिया है तो उसके बारे में पूरी डिटेल, एंड आइडेंटिफाई द अथॉरिटी डिसाइडिंग द एक्शन इन रिस्पेक्ट टू नॉन कंफर्मिटी। सो हम ये भी देखें कि किस अथॉरिटी ने उन एक्शंस को डिसाइड किया है या अप्रूव किया है with respect to non-conforming product. So thank you, and we have completed the clause number 8. So thank you for watching, and hope will give me a feedback.